चीर देगा है सुल्तान। ओ सर के पास चली गई। एड़ा है ये चाची। इस चैप्टर की हर लाइन से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जिन बच्चों की एनसीईआरटी के अंदर थायराइड ग्लैंड का जो डायग्राम दिया है और उस डायग्राम के अंदर अगर डॉर्सल और वेंट्रल साइड गलत लिखा हुआ है, यानी कि जिस तरफ ट्रैकियल रिंग है उसको अगर डॉर्सल लिखा हुआ है तो वो एनसीईआरटी आप बदलने तो अच्छा रहेगा। क्या लिखा हुआ है? पास डॉर्सल, ट्रैकियल वाली को वेंट्रल लिखा हुआ है, करेक्ट ना? किसी बच्चे के पास ऐसी एनसीईआरटी तो नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी देख लो अपना एक बार। क्या चीज नहीं लिखी हुई? 200 रुपए खर्च कर ले तो नई एनसीईआरटी ले। बाकी सब नया है। जो नीचे यहाँ पर लिखा है थायराइड हार्मोन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ये पूरा पैराग्राफ नया है, ये पुरानी एनसीईआरटी में नहीं है। ये मिल गया? ये जो डायग्राम है ना बेटा, जिसमें ए को डॉर्सल लिखा गया है जिस भी एनसीईआरटी में, ठीक है? कुछ बच्चों के पास ऐसी एनसीईआरटी भी है जिसमें ए डायग्राम को डॉर्सल लिखा गया है, वो अपनी एनसीईआरटी बदल लें तुरंत प्रभाव से। तेरे में नहीं है? सही है, सही है बेटा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा देख लीजिएगा इसे एक बार। बंद कर दे। किसे बंद कर दूं? हैं? कर लिया बच्चे मार्क्स सभी ने यहाँ तक? दूसरा, इस पेज पर थाइमस ग्लैंड के अंदर वेंट्रल साइड, देखो मैंने ब्लू से मार्क किया है इसको, वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। न्यू एनसीईआरटी के अलावा अगर किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है तो इसमें डॉर्सल साइड लिखा हुआ मिलेगा आपको। डॉर्सल साइड लिखा हुआ मिलेगा, जो कि गलत है। एनसीईआरटी में करेक्ट हो गया है, ठीक है? पिछले साल का पेपर उठाकर देखोगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया है। थाइमस ग्लैंड और कॉलम 1 कॉलम 2 करके मैच करना था, मैच द कॉलम में क्वेश्चन था एक, प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ एओर्टा। हाँ, ये लाइन नहीं है पुरानी एनसीईआरटी में। हेलो मैम, ये स्पीड नहीं आ रही वाईफाई की। राजपाल सिंह, हाउस नंबर 1300, गली नंबर 4।
अच्छा, कल कुछ बच्चों ने न्यूज सुनी होगी कि नीट का सिलेबस जो है वो रिड्यूस सिलेबस पर स्पीड नहीं आ रही ना पर दिया जाएगा नीट का एग्जाम, अनटिल अनलेस जब तक कि ब्रोशर नहीं आ जाता नीट एग्जाम का, हाँ जी तब तक आप इस बात को सत्य न माने, ठीक है? क्योंकि ब्रोशर के अंदर मेंशन होता है कि टॉपिक क्या होंगे और किन किन टॉपिक से आपका एग्जाम लिया जाएगा। अनटिल अनलेस दैट पढ़ते रहो। उसके अलावा भी रिड्यूस्ड सिलेबस का कंसर्न जो है वो ये है कि अगर मान लो बाय द वे क्वेश्चन एनसीईआरटी से किसी दूसरे टॉपिक से आ गया तो पढ़ना आपको वो भी है साथ में, ठीक है? यू पीपल कांट टेक एनी रिस्क। अगर क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? वो तो कहेंगे कि हमने इसके रेफरेंस में डालकर ये वाला क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, केस करेंगे। केस कर लियो भाई, तो कोई बात नहीं। जब चैलेंज किया जाता है तो 1% चैलेंज अगर होगा तब जाकर वो अपने आंसर को चेक करते हैं कि वो उसे करेक्ट करें या ना। अब 16 लाख बच्चे अगर बैठकर एग्जाम देते हैं तो 16,000 उसके फॉर्म को भरें। अब पहले 16,000 भरेंगे कैसे? मल्टीप्लाइड बाय 1000 चैलेंज करने के लिए, तो 1,60,00,000 रुपए तकरीबन हो गए, जिसके बाद वो सोचेंगे कि आंसर चेंज किया जाए या नहीं। तो वो रीजन देंगे, तो चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। हाँ, वो रीजन देंगे, उसमें तो सोचेंगे 1% पे तो, क्योंकि सोचते हैं। अब उसका 10% देखो, वो 1,000 रुपये भी वापस लेंगे अगर चेक में अगर उन्होंने मना कर दिया। बिल्कुल गए, वो तो चेक में मना ही करेंगे और क्या, पैसा तो आ ही रहा है ना। अल्टीमेटली क्या चाहिए उनको? पैसा। अब उसका 10% कर ले, 16 करोड़ रुपए तकरीबन इतने दोगे तब वो कहेंगे कि हाँ हम चेंज क्यों कर रहे हैं इसका आंसर। तो इतना 16,000 बच्चे जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। वो एक क्वेश्चन के लिए बड़ी मुश्किल से इकट्ठे हो गए थे। उसमें ये भी है बेटा, देखो ये सोचते हैं बच्चे कि छोड़ना, मेरा तो सिलेक्शन हो ही गया, मेरे तो 650 मार्क्स है, मेरे तो 670 मार्क्स है, होगा तो उसकी भी गलत है, इसकी भी गलत है, ऐसे करते हुए ये असल में सही और गलत का जो कंसर्न है वो इसी पर बेस्ड है। चलिए, मार्क कर लिया बेटा सभी ने ये? इज इट डन? नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। एड्रिनल मेडुला जो है वो एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन का सिक्रेशन करता है, जो कि न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं, इसलिए उसके सिक्रेशन को न्यूरो एंडोक्राइन कहा जाता है।
ग्लूकोज की ब्लड में कंसंट्रेशन कौन कौन से हार्मोन बढ़ाते हैं, इस पर ऑड वन आउट करके क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन, ग्लूकागॉन, कैटकोलामाइन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल, ठीक है। इसके अलावा एक और भी होता है, दैट इज पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, वो भी ब्लड ग्लूकोज के लेवल को एनहांस करता है। देखो ऊपर लिखा हो हाइपरग्लाइसेमिक टू ब्लड। पता है जब कैजुअल पे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, तब मैं एक नया गेमिंग चैनल खोलूंगा। अच्छा, याद से खोल लियो। तेरा फ्यूचर और मेरा प्रेजेंट डिपेंड करता है उस पर। अब ये एग्जाम के इसमें एक ऐड कर लेना इसके साथ पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। खत्म हो गया। डन कर लिया मार्क बेटा ये पेज? यस सर। आगे पढ़ेंगे इसको। मान के बादलों में वो ताकत का जो उगते सूर्य की चमक। आप निश्चिंत गुलामी की जंजीरें मरते दम। कंपोजिट ग्लैंड है, कंपोजिट और एट्रोक्राइन एक ही बात होती है, ठीक है। नहीं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। एंड्रोजेनिक स्टीरॉयड बोलते हैं उसको,
ठीक है, हमारा प्राइमरी सेक्शुअल कैरेक्टर को लिखना है एड्रेनल कॉर्टेक्स। कहाँ पर लिख रहा है? नहीं, अगर आए एड्रेनल कॉर्टेक्स in growth of pubic hair and facial hair during the puberty, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है ना। टेस्टिस तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आएगा बेटा, वहां पर तो गैमीट की फॉर्मेशन होगी ना। मॉस्टिच, एक्सिलरी हेयर, प्यूबिक हेयर, मस्कुलाइजेशन ऑफ द बॉडी, ब्रॉड शोल्डर्स, डीपनिंग ऑफ वॉइस, लो पिच्ड वॉइस, ये सब किसके लिए है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए ना। What is a minimum speed for a live सेकेंडरी के stimulator? लिए तो एंड्रोजेनिक और है कौन सा उसके अंदर? ईस्ट्रोजन एंड एंड्रोजेनिक में दूसरा फॉर्म जो है वो यही तो है। टेस्टिस के अंदर भी स्मॉल अमाउंट में ईस्ट्रोजन प्रेजेंट ही होता है। ईस्ट्रोजन का ही कन्वर्जन जो है वो टेस्टोस्टेरोन में होता है। इससे ईस्ट्रोजन की फॉर्म में रिलीज होगा, जाकर एक्यूमुलेट टेस्टिस में होगा, वहां पर टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन करके जाएगा। ईस्ट्रोजन वहां पर आपको दिखेगा लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में, मेटाबॉलिकली चेंज हो रहा है। ये सारे आइकोसेनॉइड्स ही हैं, जैसे कि सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हैं, ठीक है। इसमें से कुछ कॉर्टिसोल बन जाते हैं, कुछ कॉर्टिकोस्टेरोन बन जाते हैं, कुछ डाईहाइड्रोक्सी एपिएंडोस्टेरोन बन जाते हैं, कुछ जो है वो एंड्रोस्टेनोडायोन बन जाते हैं, कुछ टेस्टोस्टेरोन बन जाते हैं, कुछ प्रोजेस्टेरोन बन जाते हैं, कुछ ईस्ट्रोजन बन जाते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिकली टेस्टिस के अंदर ईस्ट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है टेस्टोस्टेरोन के अंदर, ठीक है। अब ये भी पूरा एक टॉपिक है अलग से, आधे घंटे का, शायद तुम्हारे नोटबुक्स में 12th क्लास में लिखा हुआ होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर। चलिए, लिख लिया बेटा यहां तक सभी ने? ये लास्ट है, यहां तक मार्क कर लो, टेस्टिस से पहले तक। बढ़िया आ रही है स्पीड। डन। चलिए, then after come to the next, केमिकल कोऑर्डिनेशन, और हम पढ़ रहे थे थायराइड ग्लैंड, है ना। फंक्शंस पर थे, इससे ऊपर का पार्ट तो हो गया था शायद। थायराइड हेटेरोजेनस ग्लैंड है। फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन। फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है थायरॉक्सिन का, वो है सेलुलर डिफरेंशिएशन, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस करवाता है ये फ्रॉग के अंदर, फ्रॉग की लार्वल फॉर्म को अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, दैट इज टिश्यू डिफरेंशिएशन, सेलुलर डिफरेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेकेंड वन, ये एरिथ्रोपोएसिस को स्टिमुलेट करता है और सपोर्ट करता है, बेसिकली आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाएगा ये। बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है ये, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
अंदर सॉल्ट एंड वाटर के बैलेंस को बनाकर रखता है, ठीक है, मेंटेन करता है सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस को। तो ये बेसिक फंक्शन है थायराइड हार्मोन की। जो थायराइड हार्मोन कहा गया टर्म, वो असल में कहा गया थायरॉक्सिन को। थायरॉक्सिन इज थायराइड हार्मोन, जिसका इफेक्ट ये है। और रीजन है इसका, क्योंकि दैट इज द ओनली हार्मोन विच इज स्टोर्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। वो अकेला है जिसको T4 या T3 की फॉर्म में थायराइड ग्लैंड जो स्टोर करती है। ज्यादा अमाउंट में बनाती है T4 को, लेकिन पोटेंशियली ज्यादा एक्टिव होता है T3, और लिवर और किडनी के अंदर जाकर T4 जो है वो T3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड दैट इज रेगुलेटेड बाय आयोडीन मेटाबॉलिज्म। अगर आयोडीन मेटाबॉलिज्म लो होगा तो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन जो है वो अफेक्टेड होगी उससे, ठीक है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाइपोथायराइडिज्म कंडीशन हो सकती है, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन। अभी थायराइड हार्मोन टर्म जो है यूज किया गया किसके लिए? थायरॉक्सिन के लिए। अब ऊपर जो 7 पॉइंट पढ़े हैं आपने, उन 7 पॉइंटों को याद रखना, क्योंकि यहां पर वही चीज काम आएगी। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट है सिंपल ग्वाइटर, आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, गहंगा रोग बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। ज्यादा प्रोन होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन इसके लिए। रीजन, क्योंकि उनकी बॉडी में एक एम्ब्रियो जो है वो सेलुलर डिफरेंशिएशन कर रहा है, एंड दैट रिक्वायर थायरॉक्सिन। तो इम्प्लीमेंटेशन, जैसे हमने पहले पढ़ा रहा ऑक्सीजन के लिए, फीटल हीमोग्लोबिन मदर हीमोग्लोबिन से, मदर ब्लड से ऑक्सीजन को, हाँ, तो पहले अगर एनीमिया कंडीशन तो किसकी डेथ होगी? अब अगर मान लो कि यहाँ पर जरूरत है तो इसका थायरॉक्सिन किसको लगा? एम्ब्रियो को, डेवलप्ड एम्ब्रियो को, इसकी बॉडी के लिए कम हो गया, और जब इसकी बॉडी के लिए कम हो गया तो गॉइटर की कंडीशन हो सकती है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज इसका इंपैक्ट, इसका इफेक्ट क्या हो सकता है? अगर बॉडी में थायरॉक्सिन का लेवल कम है तो क्रेटिनिज्म हो सकता है, ठीक है, चाइल्डहुड एज में होता है या फिर इन्फेंसी एज में हो सकता है, इन्फेंट्स बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। थायराइड ग्लैंड के सिक्रेशन का फेलियर हो जाना, थायरॉक्सिन का सिक्रेशन। अफेक्टेड चाइल्ड जो है उसकी मेटाबॉलिक रेट बहुत ही ज्यादा लो रहेगा, फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट जो है वो अफेक्टेड रहेगी, ठीक है। अगर मदर को लो थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म का इश्यू है, उस केस में भी न्यूबॉर्न को क्रेटिनिज्म होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जब मदर के पास अवेलेबल कम है तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको कितना मिला होगा। लो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट होता है यहाँ पर, और नॉर्मल स्किन एंड गूंगा, ठीक है। पेशेंट में क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? पॉट, पिचिंग चेस्ट। अब आते हैं बेसिक फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं। थायरॉक्सिन में हमने 7th पॉइंट पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है ना। अब इलेक्ट्रोलाइट वाटर बैलेंस करता है, ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा? कम। ब्लड प्रेशर कम हो गया, बीएमआर कम होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, और जब बीएमआर कम होगा तो उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, हार्ट का रेट कम हो जाएगा, ठीक है। एंड आफ्टर ब्लड का शुगर लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल हाई, कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी क्या रहेगा? हाई रहेगा। ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन, नियोनेटल जॉन्डिस और लेथार्जिक कंडीशन, हर टाइम आलस रहना। इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी। क्या डिक्रीज हो जाएगी? इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी बताया, ठीक है। क्यों? आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस कर गया। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट पढ़ा है हमने। हेमोग्लोबिन वैल्यू अगर ज्यादा है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। अब आरबीसी ही अगर उसके पास नहीं है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? वहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। ट्रीटमेंट, थायराइड हार्मोन का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है यहाँ पर। मिक्सोडिमा, गर्ल्स डिजीज कहा जाता है इसको। दिस इज अकरिंग मेनली इन अडल्ट वुमेन। अडल्ट वुमेन जो होती है वो ज्यादा प्रोन होती है इसके, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस एट प्यूबर्टी जो है वुमेन में ज्यादा होते हैं, ठीक है। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल कॉज कर सकता है ये। इसके अलावा डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड हार्मोन अगर होगा तो वही सब
puffy appearance, obese appearance, lethargic, loss of interest, ठीक है, low quotient, lackness of initiatives, obesity, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, थायरॉक्सिन का लेवल कम हुआ, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हुआ, मोटापा बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर कम रहेगा, हार्ट रेट कम रहेगा, ओबेस कंडीशन होगी, ठीक है, लेथार्जिक कंडीशन होगी, तो लॉस ऑफ इनिशिएटिव एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट, पफी अपीयरेंस होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सेसिव सिक्रेशन होता है, ठीक है, किसका? थायराइड हार्मोन। इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं, जिनमें से एक रीजन है ऑटोइम्यूनिटी और दूसरा रीजन है यहाँ पर कैंसर ऑफ थायराइड। कंडीशन इज एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। एक्सो का मतलब होता है बाहर, ऑप्थेल्मो स्टैंड्स फॉर आई, यानी कि बल्जी आई, ठीक है, यहाँ पर एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर के केस में होगा। इसको ग्रेव्स डिजीज भी कहते हैं अगर ये ऑटो इम्यूनिटी की कंडीशन में है। किसमें है ये? ऑटो इम्यूनिटी कंडीशन में है, तो इसे ग्रेव्स डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा, आईज बंद हो जाएंगी, क्योंकि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब है कि विट्रस फीमर जो है वो बढ़ जाएगा। विट्रस फीमर के बढ़ने से क्या होगा? आई का साइज बड़ा हो जाएगा, एंड अपीयर्स लाइक दे आर कमिंग आउट ऑफ आई सॉकेट, ठीक है, ऑर्बिट से बाहर आ रही है, ठीक है। सिम्टम्स क्या होंगे बेटा? अब उसी के रिवर्स कर दो। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर हाई रहेगा, हार्ट का रेट हाई रहेगा, आरबीसी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगा। अगर मेटाबॉलिक रेट हाई है तो बॉडी बिकम्स लीन एंड थिन। तो देखा है, जो लोग हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं वो पतले हो जाते हैं, जो हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट होते हैं वो मोटे हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इंसोमेनिया एंड ट्रिमर। बॉडी के मूवमेंट के टाइम पर बॉडी पार्ट्स जो है वो शेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। फीमेल आर मोर प्रोन टू इट। आफ्टर प्रेगनेंसी ज्यादा प्रोन होती है। रीजन कि थायरॉक्सिन का लेवल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। उसके बाद में डेवलपिंग एम्ब्रियो जो है वो फीटस हुआ, फीटस होने के बाद उसने बर्थ ले लिया। आफ्टर बर्थ अगर थायरॉक्सिन का लेवल रिड्यूस नहीं हुआ तो कंडीशन क्या हो जाएगी? हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। एंड दैट कैन बी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। एंटीबॉडीज जो है वो मिमिक करती है टीएसएच को। टीएसएच इज थायराइड प्लेटलेट, ठीक है। की वजह से क्या होगा? ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, ठीक है। फेलियर ऑफ नॉर्मल रेगुलेशन बाय नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। अब ये नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? समझिए इसको ध्यान से। हाइपोथैलेमस से टीआरएच रिलीज होता है, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से टीएसएच को रिलीज करवाता है। अब ये टीएसएच थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा और स्टिमुलेट करेगा थायरॉक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन को। अब थायरॉक्सिन का लेवल अगर हाई हुआ तो वो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल देगा। वो कहेगा हाइपोथैलेमस से कि भैया जीआरएच को बंद कर, और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से कहेगा कि आप टीएसएच को बंद करो। अब एक एंटीबॉडी आई और वो एंटीबॉडी जो है वो मिमिक कर रही है टीएसएच को। क्यों मिमिक कर रही है एंटीबॉडी टीएसएच को? सिंपल, आईजीएम जो होती है वो लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है, एंड एंटीबॉडीज आर ग्लोबुलिन प्रोटीन्स, और टीएसएच भी क्या है? प्रोटीन है। ग्लोबुलिन नहीं है लेकिन वो प्रोटीन है। तो असल में वो प्रोटीन एक दूसरे प्रोटीन के को मिमिक कर रहा है। जब उसे मिमिक कर रहा है तो क्या करेगा? बार बार थायराइड ग्लैंड को पोक करेगा कि भैया आप थायरॉक्सिन को सीक्रेट करते रहें। अब थायरॉक्सिन का लेवल हाई है, वो जाकर क्या करेगा? टीएसएच टीआरएच के लेवल को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या फायदा उसका? टीएसएच तो कम हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मिमिक कौन कर रहा है? उसको पोक कौन कर रहा है? एंटीबॉडी पोक कर रही है। एंटीबॉडी उसको कह रही है कि भैया आप रिलीज करो। इसकी वजह से क्या होगा कि थायरॉक्सिन का लेवल हाई रहेगा, टीएसएच आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। अब हाई लेवल अगर थायरॉक्सिन का है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो ये था बेटा थायराइड ग्लैंड के बारे में। एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? यू मे आस्क। हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।
बस आपको 7 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट था मेटामॉर्फोसिस, सेलुलर डिफरेंशिएशन, टिश्यू डिफरेंशिएशन। दूसरा पॉइंट आरबीसी प्रोडक्शन। तीसरा पॉइंट बेसल मेटाबॉलिक रेट, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चौथा पॉइंट एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन के लेवल को बढ़ाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट कैलोरीजेनिक इफेक्ट, टेम्परेचर को राइज करेगा। छठा पॉइंट इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर को बैलेंस करेगा। और सातवां पॉइंट एक और पॉइंट था, बताओ, इम्यूनिटी। ठीक है, बॉडी की इम्यूनिटी को एनहांस कर। चलिए, देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, पैराथायरॉइड ग्लैंड। ये छोटा सा ग्लैंड है। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो होते हैं वो 2 पेयर और 4 होते हैं। ईच लोब ऑफ थायरॉइड ग्लैंड हैविंग 2 पैराथायरॉइड ग्लैंड ऑन द डॉर्सल साइड, नॉट ऑन द वेंट्रल साइड। ठीक है, डॉर्सल साइड पर प्रेजेंट होंगे एंड दे आर इंडिपेंडेंट इन डेवलपमेंट एज वेल एज फंक्शन। मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली इंडिपेंडेंट होते हैं किससे? थायरॉइड। ठीक है, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली बात हुई है। स्ट्रक्चरली यानी कि मॉर्फोलॉजिकली, फंक्शनली यानी कि फिजियोलॉजिकली। देन आफ्टर कंपोजिशन, कंपोजिशन की बात करें तो येलो कलर्ड होते हैं ये। ठीक है, इसके अलावा सॉलिड मास है यहाँ पर ये सेल्स का। अब ये सॉलिड मास ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू से कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं और यहाँ पर 2 तरह की सेल्स प्रेजेंट होंगी, लार्ज ऑक्जेंटिक सेल्स एंड स्मॉल चीफ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। चीफ सेल जहां टर्म आ गया मतलब कि वही वो सेल है जो कि हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो यहाँ पर ये पीटीएच का सिक्रेशन करती है, पैराथायरॉइड हार्मोन का, जिसको हम कॉलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, एंड दैट इज हाइपर कैल्सिमिक टू द ब्लड प्लाज्मा, इंक्रीज करता है कैल्शियम आयन के लेवल को ब्लड में। ठीक है, कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करेगा ब्लड और बोन के बीच में। अब यहाँ पर टीसीटी जो है दैट इज एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच, ये पॉइंट आप अपनी एनसीईआरटी में मार्क कर लो या लिख लो। टीसीटी इज थायरोकैल्सिटोनिन इज एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये वाला हमने एनसीईआरटी में बनाया था, सेम वही है। तो बोन से कैल्शियम आयन को निकालकर ब्लड प्लाज्मा के अंदर ले जाता है कौन? पीटीएच। तो सिंपल सी बात है, बोन की डेंसिटी को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। बोन के मैट्रिक्स को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। अगर पीटीएच का लेवल बॉडी में हाई हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा? बोन जो है वीक हो जाएंगी एंड दे आर प्रोन टू फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के प्रोन हो जाएंगी। दूसरा टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन, ब्लड से कैल्शियम आयन को लेकर आ रहा है, उसे डिपॉजिट कर रहा है किसके अंदर? बोन के अंदर, यानी कि बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है थायरोकैल्सिटोनिन। पीटीएच जो है वो कैल्शियम आयन के लेवल को मेंटेन करेगा ब्लड में। अब इसमें एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि हाई लेवल ऑफ कैल्शियम आयन present in blood plasma inhibits secretion of PTH. Is it correct or incorrect? High level of calcium ion in blood plasma inhibits PTH secretion. करेक्ट है सर। सही तो है, ये स्टेटमेंट आप लिख लीजिए। उनकी एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो।
कैल्शियम आयन का क्या काम है बेटा? दैट इज एसेंशियल फॉर मसल, नर्व, हार्ट, बोन एंड टीथ फॉर्मेशन के। मसल्स की और नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी को रिड्यूस करता है, हार्ट को कंट्रोल कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और बोन के मैट्रिक्स को क्या करेगा? सॉलिडिफाई करेगा। ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। फोर्थ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज कैल्शियम। क्लियर? अब इसके अलावा यहाँ पर एक क्वेश्चन जो पूछा गया लास्ट टू लास्ट ईयर, दैट इज सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट को ब्लड एंटीकोगुलेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये कैल्शियम आयन के साथ बाइंड करता है और उसे विड्रॉ कर लेता है। किससे? ब्लड प्लाज्मा से। उसे विड्रॉ करने से क्या होगा? ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा। कहां पर यूज किया जाता है इसे? दैट इज यूज इन ब्लड और बंदा बता क्या बता रहा? भाई बॉडी से ब्लड निकाल लिया, निकालने के बाद क्या उसको ऐसे स्टोर कर देते हैं? नहीं ना, वो क्लॉट हो जाएगा। तो उसमें क्या करेंगे? सिरिंज में सोडियम ऑक्सलेट भरेंगे और पता क्या उसके अंदर लगा। उससे क्या मतलब हार गई ना, जितना भी कैल्शियम वहाँ वहां पर मिलते प्रेजेंट है वो उसे क्या कर लेगा? विड्रॉ कर देगा, उसके साथ बाइंड कर देगा और उस ब्लड को कभी क्लॉट। ठीक है, किस लिए यूज किया जाता है? इसके अलावा हिमोक्रेट टेस्ट के अंदर इसे यूज किया जाता है। एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट चेक करने के लिए इसे यूज किया जाता है। ESR क्या है? ESR अगर हाई है, ज्यादा है, एरिथ्रोसाइट बहुत जल्दी सेडिमेंट हो रही है, ESR 500 क्या करेगा तो? 500 से निकाल लगेगा। 15 होगा कभी भी नहीं बोल रहा हूँ, पर स्कैम हो सकता है हमारे साथ। अगर एक हो गए ना 10-15 हजार रुपए ब्लड प्लाज्मा को उससे अलग होने में। आप ऐसा सोचिए कि आपने एक गंदा पानी एक टेस्ट ट्यूब में भरा और आपने उस टेस्ट ट्यूब को बिल्कुल सीधा रख दिया है। सीधा रख दिया तो धीरे धीरे वो पानी क्या होगा? फिल्टर होगा। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ जमना शुरू हो जाएंगे और जो क्लीन वाटर है वो उसमें ऊपर आ जाएगा। करेक्ट? यही होता है, यही ESR भी। ब्लड के अंदर सब कुछ मिक्स चल रहा है। ठीक है, सैंपल भरा, रख दिया। रखने से क्या होगा? अब जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठेंगे तो एरिथ्रोसाइट्स नीचे की तरफ आएंगे। अगर वो क्विकली नीचे आ रही हैं, स्पीड से नीचे आ रही है, इसका मतलब क्या है? वहां पर इंफेक्शन होने के चांसेस हैं। बहुत जल्दी जो है एरिथ्रोसाइट्स क्या कर रहा है? अगर स्लो है तो हो सकता है कि बॉडी के अंदर थायरोक्सिन का लेवल क्या है? वो तो देना, पर बुक भी तो लेकर आनी है मुझे। तो बुक मिली ना, वो ने बोला लवली आ गई उस पर। DMR क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। चलिए, अब इसके बाद में नेक्स्ट हेमेटोक्रिट टेस्ट जो होता है, ESR जो होता है, उसके लिए सोडियम ऑक्सलेट को यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है सोडियम ऑक्सलेट को? कि जो सैंपल लिया गया वो ब्लड का सैंपल क्लॉट नहीं करना चाहिए, तो उसमें सोडियम ऑक्सलेट मिला दो। कैल्शियम आयन जाए, क्या हो जाएगा? वहां पर विड्रॉ हो जाएगा। जैसे कैल्शियम आयन विड्रॉ हो गया, अब जो सैंपल बचा वो क्लॉट नहीं होगा। आप इजीली देख सकते हैं उसके अंदर कितना एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन टाइम है। ठीक है, उसको छोड़ दिया जाता है कि वो 1 घंटे में हो रहा है, 2 घंटे में हो रहा है, 4 घंटे में हो रहा है, स्लो है कि फास्ट। और इसके बेसिस के ऊपर डिटेक्ट किया जाता है इन्फेक्शन को, थायरोक्सिन के लेवल को। आजकल तो डायरेक्ट टेस्ट आ गया है थायरोक्सिन का, पहले के टाइम में इसको चेक किया जाता था। नेक्स्ट वन इज डिसऑर्डर हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, लॉस ऑफ सिक्रेशन ऑफ PTH या लो सिक्रेशन ऑफ PTH अगर है तो इससे क्या होगा? पैराथायरॉयड टेटनी होगी। सिंपल सी बात है, कैल्शियम आयन का लेवल ब्लड प्लाज्मा में रिड्यूस कर गया। अब अगर ब्लड प्लाज्मा में कैल्शियम आयन का रिड्यूस कर गया तो कैल्शियम आयन की जरूरत मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने में थी, वो मसल कॉन्ट्रैक्टेड कंडीशन में ही रहेगी, वो रिलैक्स नहीं होगी। दूसरा केस नर्व की एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस नहीं होगी। रीजन, दोबारा से उसी टॉपिक पर चले जाते हैं, केमिकल साइनेप्स पर। केमिकल साइनेप्स के केस में क्या था कि जब एक्शन पोटेंशियल आया तो उसके आने से साइनेप्टिक वेसिकल न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज हुए। अब वो वेट कर रहे हैं किसका? कैल्शियम आयन का। कैल्शियम आयन आएगा तो एक्सोसाइटोसिस होगा, कैल्शियम आयन नहीं आया तो न्यूरॉन एक्साइटेड स्टेट में पड़ा है। अब अगर कैल्शियम आयन की कमी हो गई तो किसकी वजह से होगी? PTH की वजह से, पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से ये कमी हुई। और अगर पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से ये कमी हुई तो अब आगे क्या होगा? कैल्शियम आयन अवेलेबल नहीं होगा।
कैल्शियम आयन का इन्फ्लक्स नहीं होगा, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन नहीं हुआ तो नर्व की एक्साइटेबिलिटी जो है वो रिड्यूस नहीं होगी। अब ये पॉइंट हमने इससे पहले कहां पर पढ़ा था बेटा? बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बायोमोलिक्यूल्स में हमने शुरुआत में पॉइंट लिखा था कि कैल्शियम आयन रिड्यूसेस एक्साइटेबिलिटी ऑफ मसल एंड नर्व्स। क्लियर? चलिए, एक्साइटेबिलिटी इंक्रीज हो गई इनकी। नेक्स्ट वन है स्टैटिक कंडीशन रहेगी, सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन रहेगा हैंड, फेस और फीट की मसल्स के अंदर। ठीक है? may also develop by accidental damage to the thyroid and parathyroid glands। क्या हम इसको पैरालिसिस बोल सकते हैं? नहीं तो क्या हम इस कंडीशन को पैरालिसिस बोल सकते हैं? नहीं। ठीक है, ये पैरालिसिस नहीं है, दैट कैन बी करेक्टेड, उसको करेक्ट किया जा सकता है। हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाई सिक्रेशन ऑफ पीटीएच, सिंपल इफेक्ट है इसका। तो पीटीएच का लेवल ज्यादा होगा, कैल्शियम आयन का लेवल ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा होगा, बोन का मैट्रिक्स जो है वो क्या हो गया? अफेक्टेड हो गया, डिक्रीज हो गया। बोन का मैट्रिक्स अगर डिक्रीज हुआ तो सिंपल सी बात, सॉलिडिफिकेशन जो था वो खत्म हो गया, पोर बनना शुरू हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन हो गई। अब कैल्शियम आयन अगर ब्लड प्लाज्मा के अंदर ज्यादा है तो कहीं ना कहीं तो डिपोजिट करेगा ना, तो किडनी के अंदर जाकर क्या कर देता है? किडनी स्टोन्स बनाता है, रीनल कैल्कुलाई। गॉल ब्लैडर में भी डिपोजिट कर सकता है, गॉल ब्लैडर में स्टोन बना सकता है। और बोन के अंदर जहां पर उसने कैल्शियम आयन को बाहर निकाल लिया उस जगह पर तो पोर बन गया, फाइब्रस टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड वेसल की सप्लाई प्रेजेंट है, हाइब्रेशन कैनाल वहां पर प्रेजेंट है और वॉकमैन कैनाल वहां पर प्रेजेंट है। वो क्या करेगी? वो प्रोलिफरेट करेगी और वो उस कैविटी में खुद को इन्वेड कर लेगी। उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका। ऑस्टियो का मतलब हुआ बोन, आइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन, यानी कि बोन का इन्फ्लेमेशन। फाइब्रोसा फाइब्रस लेयर की वजह से, सिस्टिका, सिस्टिका सिस्ट का मतलब क्या हुआ? फाइब्रस लेयर की फॉर्मेशन होने की वजह से बोन का इन्फ्लेमेशन हो गया। ठीक है, अब देखो इससे होगा क्या? हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन, more calcium ion in blood plasma that forms cavity in bone matrix, अब that is filled by fibrous tissue, soft bone, proliferation हुआ, ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा कंडीशन हो जाएगी, फाइब्रस लेयर डेवलप कर जाएगी और इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन हो गया। कैल्शियम आयन का लेवल अगर ज्यादा होगा तो एक्सेसिव लॉस हो गया किसके अंदर? बोन के अंदर, कैल्शियम आयन का एंड फॉस्फेट आयन का। तो ये क्या करेगा? ऑस्टियोपोरोसिस कॉज कर देगा, बोन इज प्रोन टू फ्रैक्चर। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसमें किसी को तो पूछ सकता है, बोलो भाई। तो ये हाइपर कैल्सिक एंड हाइपर फॉस्फेटमिक टू ब्लड प्लाज्मा होता है पीटीएच। एनसीईआरटी में देखो दिया हुआ है, मार्क कर लो उसको। चलिए, कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। हाँ, तो अभी क्या लिखवाया मैम तुम्हें? अरे पॉइंट लिखता है तो अभी। हाँ, और आगे क्या लिखता है? क्या मतलब हुआ? उसी मुझे क्वेश्चन पूछा जाएगा जो लाइन लिखवाई है इसमें। अच्छा, तेरा प्रोसेसर बड़ा स्लो है। स्नैपड्रैगन लगवा 813।
हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट वन इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड इमरजेंसी ग्लैंड है और सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं इसको। एक्टोमीसोडर्मल इन ऑरिजिन, ठीक है। एक्टोमीसोडर्मल क्यों बोला गया? एड्रिनल मेडुला, हालांकि मेडुला है लेकिन एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बाहर का हिस्सा है लेकिन फिर भी मीसोडर्मल इन ऑरिजिन है, ठीक है। तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल कॉर्टेक्स एक्सटर्नल और एड्रिनल मेडुला अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। मीसोडर्मल इन ऑरिजिन एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये स्टीरॉयडल हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, जबकि एड्रिनल मेडुला जो है वो प्रोटीनिशियस हार्मोन का सिक्रेशन करता है। एक चीज सबसे सिंपल है जो आपको याद रखनी है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो है वो प्रोटीनिशियस है, ना कि वो स्टेरॉइड। और ये पॉइंट पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन स्टेरॉइडल नहीं है, प्रोटीनिशियस है वो। और प्रोटीनिशियस भी नहीं कह सकते आप इसको, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है वो। टायरोसिन अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव हैं, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड से जो क्वेश्चन आता है वो असल में आता है नेचर ऑफ हार्मोन की वजह से, कि हार्मोन का नेचर कैसा है, वो प्रोटीनिशियस है, वो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है, वो स्टीरॉयडल है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से ज्यादा पूछे जाते हैं। कैटकोल अमाइंस कहा जाते हैं। कैटकोल अमाइन, अमाइन टर्म आ गया मतलब अमाइनो एसिड्स, ठीक है। लोकेशन एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, वन पेयर होगा। और यहाँ पर दो तरह के टिश्यू होते हैं, न्यूरो एक्टोडर्मल एंड मीसोडर्मल। एक्टोडर्मल जो होता है वो एड्रिनल मेडुला बनाता है, रिवर्स है इसके अंदर। मेडुला पार्ट को एक्टोडर्म बना रहा है जबकि कॉर्टेक्स पार्ट को मीसोडर्म बना रहा है, रिवर्स है कि नहीं? तो याद रखना है इसको। और ऐसा ही एमनियन के साथ भी था। एमनियन की जो इनर लेयर थी वो किससे बनी हुई थी? एक्टोडर्म से। और आउटर लेयर किससे बनी हुई थी? एंडोडर्म से। मीसोडर्म नहीं, एंडोडर्म। चलिए अब यहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स के 3 लेयर हैं। ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलस के जो नजदीक होगी, ठीक है। फेसिकुलाटा, फेसिकुलस पढ़ा है ना हमने। फेसिकुलस किसे कहते हैं? बंडल को। तो बंडल अगर कोई चीज होगी तो वो थिकेस्ट होगी कि नहीं? तो थिकेस्ट है इसलिए उसको फेसिकुलाटा बोल दिया गया। एंड रेटिकुलरिस, डेलिकेट है ये बेसिकली, इनर मोस्ट लेयर। और उसके बाद एड्रिनल मेडुला प्रेजेंट होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो 20 स्टेरॉयडल हार्मोन को सिक्रेट करता है, हम तो सिर्फ 2 से 3 को पढ़ेंगे। और 3 लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी। आउटर मोस्ट इज ग्लोमेरुलोसा, मिडल इज फेसिकुलाटा, इनर मोस्ट इज रेटिकुलरिस, ठीक है। और आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ग्लोमेरुलोसा और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन करती है, जिसका टारगेट ऑर्गन होता है किडनी, ठीक है। जबकि फेसिकुलाटा जो है वो सिक्रेशन करती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, जिसका टारगेट ऑर्गन होता है लिवर। एंड द थर्ड वन इज रेटिकुलरिस, जो सिक्रेशन करती है यहां पर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का, और उसका टारगेट ऑर्गन होते हैं हमारे गोनेड्स। अब याद रखने की ट्रिक 2 यहां पर लिखी गई हैं। एक तो GFR MGS, सिंपल, ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलाटा रेटिकुलरिस। MGS इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। दूसरा, गो फाइंड रेस्ट एंड मेक गुड स्वीट्स, आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। हाइपोथैलेमस CRH का सिक्रेशन करता है, दैट इज कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन, और वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से ACTH का सिक्रेशन करवाता है, विच इज पॉलीपेप्टाइडल इन नेचर, एंड दैट स्टिमुलेट एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स को यहां पर क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। क्लियर? देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट, इसको आप अपनी NCERT में लिख लीजिए। TSH, FSH एंड LH ग्लाइकोप्रोटीन है। ACTH पॉलीपेप्टाइड है। प्रोलैक्टिन प्रोटीन है, ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन है, एड्रिनल डोपामीन, थायरोक्सिन, टायरोसिन डेरिवेटिव अमाइनो एसिड है,
सॉरी टायरोसिन अमीनो एसिड डेरिवेटिव है ये, एडीएच ऑक्सीटोसिन ऑक्टापेप्टाइड है। एक क्वेश्चन आया था कल 12th क्लास के आईएटीएस में, लेट मी चेक दैट वंस। श्लोक में लिख लिया बेटा सभी ने? डन। कल के आईटीएस का क्वेश्चन है जो बेटा वहां पर लिखा गया है, फाइंड द ऑड वन। बताइए आंसर क्या होगा? हाँ भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। हाँ पैराथॉर्मोन। क्यों? फोर्थ ऑप्शन सर। हाँ सर ये टायरोसिन डेरिवेटिव है ना, सारे अमीनो एसिड डीएमए बाकी सारे तो बाकी सारे के सारे अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। हाँ किसी ने कहा टायरोसिन डेरिवेटिव है। एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन दोनों टायरोसिन डेरिवेटिव हैं। मेलाटोनिन ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ऊपर के 3 और चौथा पेप्टाइड है, प्रोटीनीशियस है। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, ये दोनों किसके डेरिवेटिव हैं? टायरोसिन डेरिवेटिव हैं। और ये ट्रिप्टोफान डेरिवेटिव है। अच्छा अगर मैं इसमें क्वेश्चन को चेंज कर दूं, पहले ही लिख लो तो क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब मैं अगर क्वेश्चन को चेंज कर दूं, पैराथॉर्मोन की जगह मैं लिख देता हूं मेलानिन। अब आंसर क्या होगा? अब आंसर होगा मेलाटोनिन, क्योंकि मेलानिन जो है वो भी टायरोसिन डेरिवेटिव। शाबाश। क्लियर? तो देखो एक टर्म चेंज करने से पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया है। फोर्थ ऑप्शन को बदलकर आप मेलानिन कर दो, ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा, क्योंकि मेलानिन भी टायरोसिन डेरिवेटिव ही है। ठीक है, याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी? डीमैट, डोपामीन, मेलानिन, एड्रेनलिन एंड थायरॉक्सिन, ये चारों जो हैं
वो टायरोसिन डेरिवेटिव है, डीमैट, डोपामीन, एड्रेनलिन, मेलानिन एंड थायरॉक्सिन। चलिए नेक्स्ट वन इज हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरलोकॉर्टिकॉइड रेगुलेट करते हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हमारी बॉडी में, और ये इनका जो सबसे मेन हार्मोन है दैट इज एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, अलोंग विद दैट वाटर जो है वो ऑस्मोसिस से अंदर आ जाता है। ठीक है, एक्सेस ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन को ये रिलीज करवा देते हैं, एक्सक्रीट करवा देते हैं। एल्डोस्टेरॉन के बारे में हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं रास सिस्टम में। ठीक है, क्या काम है इसका? ये मेंटेन एंड रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को, ब्लड के वॉल्यूम को, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट वन, एल्डोस्टेरॉन जो है वो एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सॉल्ट Na पॉजिटिव आयन अंदर आएगा तो उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट वाटर भी अंदर आएगा, और वाटर किस वजह से आता है? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ये आपके मॉड्यूल के अंदर मेंशन्ड है। ठीक है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप वहां पर। अगर डेफिशिएंसी हुई तो एडिसन्स डिजीज होगी, और अगर एक्सेस में हुआ तो एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्डोस्टेरोनिज्म। नेक्स्ट वन इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि जोना फेसिकुलाटा से रिलीज होता है। यहाँ पर 3 मेन हार्मोन्स है, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन एंड कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है, दैट इज 95%। इम्यूनोसप्रेसिव है, स्ट्रेस हार्मोन है, जब स्ट्रेस होगा तो इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है, और किडनी ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है इसी प्रॉपर्टी की वजह से। फंक्शन क्या होगा? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। अब जो लोग ज्यादा चिंतित होते हैं, कहते हैं ना कि इसको बहुत चिंता है, कुछ भी खा ले इसको लगता नहीं है, ये पतला ही रहेगा। ठीक है, रीजन ये है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। रीजन कि कॉर्टिसोल का लेवल अगर बॉडी में ज्यादा होगा तो ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा कैसे? लाइपोलाइसिस, डिपोजिटेड फैट जो है वो निकल गया। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस मतलब फैटी एसिड और अमाइनो एसिड से ग्लूकोज बनाया जा रहा है। प्रोटियोलाइसिस, प्रोटीन को तोड़कर अमाइनो एसिड बना लिया, फैट को तोड़कर फैटी एसिड बना लिया, लिपिड को तोड़कर, और उस अमाइनो एसिड फैटी एसिड को जोड़कर अब ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस से। ठीक है, अब कोई बच्चा अगर ज्यादा हट्टा कट्टा मोटा ताजा दिखता है तो क्या कहते हैं? इसको कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना? टेंशन नहीं है, रीजन कि उसके अंदर स्ट्रेस हार्मोन का लेवल जो है वो कम है। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट इसमें किसी को? हाँ, किसमें? स्ट्रक्चरली डिफरेंट नहीं लग रही है? कॉर्टिसोन, कीटोन, हाँ बिल्कुल। चलिए, देन आफ्टर नेक्स्ट वन, किडनी फंक्शनिंग को मेंटेन करेगा, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करेगा। सिंपल है ना, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहा है तो ब्लड की विस्कोसिटी को बढ़ा रहा है, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा तो जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा, जीएफआर इंक्रीज होगा, इसके साथ साथ एक्सेस ऑफ फॉस्फेट आयन को एक्सक्रीट करवा देता है, आरबीसी प्रोडक्शन को बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन को रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखो बेटा, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जो होती है वो असल में 2 तरह की सेल बनाती है, माइलिनॉइड और लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स। ठीक है, हेलो बाबू जी। जो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स हैं वो आगे जाकर आरबीसी बनाती है। मम्मी तो बाबू जी उनके रीतोर पे गई है, सेल्स होती हैं वो आगे जाकर रीतोर पे गई है जो कि डब्ल्यूबीसी है। तो असल में ये प्रोलिफरेशन बढ़ा देता है किसका? माइलॉइड
प्रोजेनेटर सेल्स का, ठीक है। और माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स का अगर प्रोलिफरेशन बढ़ेगा तो किसका प्रोडक्शन बढ़ेगा? आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ आ जाइए, लिम्फोइड कनकैना वेलिस ए, हमने पढ़ा ना एक लेक्टिन बायोमोलिक्यूल में, कनकैना वेलिस एनसीफॉर्मिस जैकबिन फ्रूट से ऑब्टेन होता है। असल में वो प्रोजेनेटर टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनकी प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। अब जैकबिन फ्रूट क्या होता है भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं? कटहल, हाँ कटहल ही बोलते हैं क्या? तो कटहल खाने से क्या होगा, मतलब जैकबिन फ्रूट खाने से क्या होगा? बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा, सिंपल सी बात है। क्या करता है वो? प्रीकर्सर टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनकी प्रोलिफरेशन को बढ़ा देता है। व्हाट इज प्रोलिफरेशन? डिवीजन, मैचुरेशन नहीं, डिवीजन। तो उससे होगा क्या? प्रीकर्सर टी सेल्स का नंबर, प्रोजेनेटर टी सेल्स का नंबर बढ़ जाएगा। नंबर बढ़ जाएगा तो आगे डिफरेंशिएशन के टाइम पर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीकर्सर टी सेल्स क्या होंगी? ज्यादा होगी। इसी तरह से इसका काम क्या है कॉर्टिसोल का? ये माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स को बढ़ा देता है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, कॉर्टिसोल इम्यून रिस्पांस को सप्रेस करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हुई तो एडिसन्स डिजीज, और अगर बढ़ गया, इंक्रीज कर गया तो इसकी वजह से कुशिंग सिंड्रोम हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर कम टू द नेक्स्ट 6 कॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कहा जाता है इनको, ठीक है। और ये स्टेरॉयडल हार्मोन है जो कि जोना रेटिकुलरिस से सीक्रेट होंगे, मेनली एंड्रोजन, और इसके अलावा कुछ ईस्ट्रोजन भी यहाँ पर सीक्रेट होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। देन आफ्टर नेक्स्ट वन, एनसीईआरटी क्या कहती है? एंड्रोजन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर्स हैं ये बेसिकली। ईस्ट्रोजन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप करता है इसके इफेक्ट से। देन आफ्टर अदर फॉर्म, बाकी फॉर्म्स क्या होंगी? एंड्रोस्टिनेडाइन, डिहाइड्रोएपिएंड्रोस्टोन, यहाँ पर इसकी दूसरी फॉर्म्स है। एंड दैट इज पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल कैरेक्टर्स, ठीक है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कहां से पता चला? असल में इसके डिसऑर्डर से ये पता चला, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम के केस में हिर्सुटिज्म हो जाता है, एक्सेसिव बॉडी हेयर्स हो जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दैट आल्सो अफेक्ट्स द सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ ऑफ फीमेल। अगर ईस्ट्रोजन का लेवल वहां पर बढ़ जाए, सेक्स कॉर्टिकॉइड का लेवल बढ़ जाए तो एड्रिनल विरलिज्म हो जाता है, मॉस्टेच, बियर्ड्स जो है वो अपीयर हो जाती है विमेन के केस में। चलिए, एडिसन्स डिजीज, एड्रिनल कॉर्टेक्स का डिस्ट्रक्शन हो गया ड्यू टू द डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस। तो होगा क्या? एड्रिनल कॉर्टेक्स का अगर यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हुआ तो दो सबसे ज्यादा अफेक्टेड लेयर होंगी। सबसे ज्यादा अफेक्टेड लेयर सबसे पहले होगी ग्लोमेरुलोसा जो आउटर मोस्ट है, और दूसरी जो थिकेस्ट लेयर है, ठीक है, फेसिकुलाटा। उससे क्या सीक्रेट होता है? एल्डोस्टेरोन अपर मोस्ट से, और फेसिकुलाटा से होता है कॉर्टिसोल। अब उनकी फंक्शनिंग जो थी वो अफेक्टेड होंगी। तो एक्सेसिव लॉस होगा सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयंस का। प्लाज्मा के अंदर सोडियम आयन का लेवल कम होगा, पोटेशियम आयन का लेवल क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। एक्सक्रीशन नहीं हो रहा ना पोटेशियम का। इससे क्या होगा? जब सोडियम आयन बाहर जा रहा है तो ऑस्मोसिस से जो वाटर वापस आने वाला था वो वापस नहीं आएगा, तो ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज किया, ब्लड का प्रेशर डिक्रीज करेगा। ब्लड का प्रेशर डिक्रीज किया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। एंड एक्सेसिव यूरिनेशन होगी, नॉजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एनीमिया कंडीशन होगी यहाँ पर। और कॉर्टिसोल की कमी होने की वजह से क्या होगा? इन्फेक्शन के लिए रेजिस्टेंस जो है वो वहां पर कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो डार्क ब्रॉन्ज लाइक पिगमेंटेशन, ब्लड शुगर लेवल जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्लड शुगर लेवल जो है वो रिड्यूस कर जाएगा। रिड्यूस्ड ब्लड शुगर लेवल,
चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट वन इज कुशिंग सिंड्रोम। हाइपर सिक्रेशन अगर हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का, रीजन क्या हो सकता है? ट्यूमर इन एड्रिनल कॉर्टेक्स, कार्सिनोमा। इफेक्ट क्या होंगे? ब्लड का शुगर लेवल जो है वो हाई रहेगा, सोडियम आयन का लेवल प्लाज्मा में बढ़ जाएगा, पोटेशियम आयन का लेवल जो है कम हो जाएगा, ठीक है। शुगर अपीयर्स इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन हो जाएगी, ओबेसिटी, वेस्टिंग एंड थिनिंग ऑफ मसल्स, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज करेगा। इसके अलावा सेक्स कॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन अगर बढ़ रहा है तो मेल में हिर्सुटिज्म हो जाएगा, एक्सेसिव बॉडी हेयर्स, फीमेल में बियर्ड, मॉस्टेच एंड मस्कुलाइजेशन की कंडीशन हो सकती है, ठीक है। एड्रिनल विरलिज्म जो होता है इसमें सेक्स कॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बियर्ड, मॉस्टेच, मेल वॉइस, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ग्रोथ ऑफ क्लाइटोरिस इन फीमेल। एल्डोस्टेरोनिज्म कौन सिंड्रोम कहा जाता है? एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। तो इसकी वजह से होने वाला क्या है? सोडियम आयन का लेवल ज्यादा रहेगा, पोटेशियम आयन का लेवल कम रहेगा ब्लड प्लाज्मा में, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम प्रेशर बढ़ने से पॉली यूरिया कंडीशन होगी, ठीक है। यूरिन को बॉडी बार बार डिस्चार्ज करेगी ताकि एक्सेस वाटर को रिमूव किया जा सके, किडनी डैमेज हो सकती है जीएफआर हाई रहने की वजह से। रीजन इज इंक्रीज्ड जीएफआर। नेक्स्ट वन इज कैटकोलामाइन, एड्रिनल मेडुला से जो रिलीज होते हैं। न्यूरो एक्टोडर्मल ऑरिजिन है और एड्रिनल एंड नॉर एड्रिनल दो अलग अलग पार्ट हैं यहाँ पर। एड्रिनलिन इमरजेंसी में सिक्रेट होता है और नॉर एड्रिनलिन जो है वो नॉर्मल कंडीशंस में सिक्रेट होता है। बोथ हैव सिमिलर इफेक्ट्स, एंटागोनिस्टिक नहीं है। टारगेट टिश्यू क्या है इसका? मसल्स, ब्लड वेसल्स और एडिपोसाइट्स, ठीक है। एड्रिनलिन टायरोसिन डेरिवेटिव है, इमरजेंसी हार्मोन है। ये सब पॉइंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो पॉइंट्स हैं वही पॉइंट्स हैं ये। देखो ब्लड प्रेशर को, बीएमआर को बढ़ाएगा, वेसोडाइलेटर का काम करता है और स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा जो यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी रेट, ब्रीदिंग रेट को बढ़ाएगा, कार्डियक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, शुगर लेवल को ब्लड में इंक्रीज कर देगा, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देता है और डिक्रीज करता है पेरिस्टाल्सिस को, लाइपोलाइसिस करवा देता है एडिपोसाइट्स का, ताकि बॉडी को ज्यादा एटीपी मिल सके। हाइपर सिक्रेशन अगर इसका है तो इससे होगा क्या? स्वेटिंग, हाई बीएमआर, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, हाइपरटेंशन और नर्वसनेस हो सकती है, ठीक है। तो एड्रिनलिन क्या करता है इमरजेंसी सिचुएशन में? वही सब इसके पॉइंट्स हैं। नॉन एड्रिनलिन दैट इज आल्सो अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, टायरोसिन डेरिवेटिव है ये भी, अमाइनो हार्मोन कहते हैं। ये नॉर्मल कंडीशंस में ऑपरेट करता है। नॉर्मल कंडीशंस में जो ऊपर हमने पॉइंट लिखे हैं इन सभी को नॉर्मलाइज करेगा। लेकिन इसके अलावा 4 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर एड्रिनलिन का फंक्शन नॉर एड्रिनलिन से नहीं मिलता है, ठीक है। वही 4 पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं मैंने। सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज और ब्लड लैक्टिक एसिड पर कोई रोल नहीं है, या है तो बहुत ही कम इफेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा कार्डियक एक्टिविटी पर, हार्ट की कॉन्ट्रेक्शन को, हार्ट के रेट को जहां पर एड्रेनलिन एनहांस करता है, इसका कोई रोल नहीं है उसमें, लिटिल इफेक्ट है, बिल्कुल लेसर इफेक्ट है। पेरिफेरल ब्लड वेसल्स को एक कंस्ट्रिक्ट करवा देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रेजिस्ट हो जाता है, वहां पर रुक जाता है, ठीक है, स्लो हो जाता है। इसके अलावा स्मूथ मसल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स के ऊपर इसका कोई रोल नहीं है, जहां पर ये डायलेट करवा रहा था स्मूथ मसल्स को, इसका कोई रोल नहीं है उसके ऊपर। इसके अलावा मसल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ये ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है ताकि मसल की टोनिसिटी बनी रहे। टोनिसिटी इज फॉर द शेप ऑफ मसल को मेंटेन करने के लिए ये वहां पर ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देता है, जिसकी वजह से मसल टोनिसिटी बढ़ जाती है। ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट करेंगी तो ब्लड का फ्लो उनके अंदर इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ल्यूमेन जो है वो नैरो हो गया। वहां पर ल्यूमेन नैरो होगा तो ब्लड का अमाउंट वहां पर जो प्रेजेंट था, प्रेशर जो था वो इंक्रीज कर गया, जिसकी वजह से मसल की टोन बढ़ जाती है। एड्रिनल ग्लैंड को 3F and 4S ग्लैंड कहा जाता है।
3F वाला पार्ट है इसका एड्रिनल मेडुला, फ्राइट, फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन, और 4S वाला पार्ट है इसका एड्रिनल कॉर्टेक्स, शुगर मेटाबॉलिज्म, सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉल्ट रिटेंशन एंड सेक्स हार्मोन। क्लियर? तो क्वेश्चन आ सकता है 3F ग्लैंड कौन सा है या फिर 4S ग्लैंड कौन सा है। तो ग्लैंड जब पूछा जाए तो एड्रिनल, पार्ट जब पूछा जाए तो कॉर्टेक्स एंड मेडुला आपको याद रखना है। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट अगर किसी को है इसमें तो पूछ सकता है बेटा। तीन चार फंक्शंस को नॉर्मल है, जैसे ये बोल रहा था कि इंडक्टर सिस्टम कार्डियक एक्टिविटी, एसिटाइलकोलिन कहाँ जाएगा? करेगा ना। एक जगह बताओ जहां पर एड्रेनलिन नहीं जाता, एसिटाइलकोलिन जाता, लेकिन इफेक्ट एड्रेनलिन का है। अभी पता चल जाएगा घर पे तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। देयर इज अ पार्ट इन द होल फिजियोलॉजी जहां पर इफेक्ट एड्रेनलिन का आएगा, लेकिन उस काम को करने के लिए एड्रेनलिन नहीं जाता है, एसिटाइलकोलिन जाता है। हाँ जी भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैत्री, अदिति, आधार, लक्ष्य, सचदेव, करेक्ट। स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड जो है दैट इज द ओनली पार्ट जहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एड्रेनलिन सीक्रेट नहीं होता है। सीक्रेट क्या होता है वहां पर? एसिटाइलकोलिन। लेकिन रोल किसका है? एड्रेनलिन का। एड्रेनलिन के आने की वजह से वहां पर एसिटाइलकोलिन का सिक्रेशन होता है, जिसकी वजह से स्वेट ग्लैंड में प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो पहला ही पॉइंट, हाइपर सिक्रेशन कॉजेस स्वेटिंग। इस स्वेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल जो है दैट इज अ न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन, नॉट एड्रेनलिन। बाकी सब जो आगे लिखे हुए हैं सबके लिए एड्रेनलिन रिस्पॉन्सिबल है। वो एड्रेनल मेजरमेंट नहीं करेगी, वो इंक्रीज करती है ना, प्रपोज करती है। शुगर मेटाबॉलिज्म को एड्रेनल मेजरमेंट नहीं है। तो नीचे आपने लिखा था 3S और 4S में, जो 3S वो इमरजेंसी सिचुएशन में है ना, हमेशा थोड़ा रेगुलेट कर रही है। नॉर्मल कंडीशन में लिखा है क्या? नॉन एड्रेनल में देखो कोई नहीं ना। इमरजेंसी सिचुएशन कितना टाइम रहती है? दैट इज जस्ट अ मोमेंट ऑफ टाइम ना। कंप्लीट रेगुलेशन या कंप्लीट मेटाबॉलिज्म सिर्फ एड्रेनलिन से थोड़ी ना चल रहा है। कॉर्टिसोल जो है उसका लेवल स्टेरॉइड हार्मोन और प्रोटीनिशियस हार्मोन में क्या डिफरेंस है? स्टेरॉइडल हार्मोन्स जो होते हैं उनका इफेक्ट लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है, ठीक है। प्रोटीनिशियस का साइमल्टेनियस रहता है, ठीक है। जैसे हमने पहले डिफरेंस किया नर्वस में और एंडोक्राइन में, तो नर्वस सिस्टम का जो होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है, ठीक है। यहां पर इफेक्ट बहुत देर बाद में आएगा। स्टेरॉइड की अगर हम बात करें, आप एंडोक्राइन में आ जाओ, एंडोक्राइन में दो हैं, प्रोटीन एंड स्टेरॉइड। उसमें स्टेरॉइड का लंबे समय तक रहेगा, जैसे कि अटेनिंग प्यूबर्टी, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन। At the age of 10 years till up to the 15 years longer duration तक इफेक्ट रहेगा, ठीक है। जबकि प्रोटीनिशियस तो नॉर्मली रेगुलेट कर रहे हैं ना, इस वजह से यहां पर शुगर को मैंने उसमें नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि एड्रेनलिन इज द प्रोटीनिशियस नॉट द स्टेरॉइडल वन। चलिए, क्लियर है बेटा यहां तक सभी को? कोई डाउट इसमें किसी को? Anyone have any doubt in this? You may ask. Then after, come to the next, pancreas.
पेंक्रियाज हमारी बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनल ग्लैंड है, ठीक है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड है ये, कंपोजिट ग्लैंड कहा जाता है इसको। एनसीईआरटी ने इसको टर्म दिया कंपोजिट। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, इसके दो अलग अलग पार्ट हैं बेटा। एक्सोक्राइन पार्ट में एक्नी सेल्स, एसिना डक्ट्स पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करवाती हैं। एंडोक्राइन पार्ट सिर्फ इसका 1% है। इस साल के नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। एंड दैट 1% पार्ट हैविंग 1 to 2 million ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम, इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। बेसिकली ये ब्लड कैपिलरीज में सिक्रेशन करते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ सेल्स कौन सी होंगी यहाँ पर, ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे, ठीक है। अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल। अल्फा सेल जो होती हैं वो ग्लूकागॉन का सिक्रेशन करवाती हैं, बीटा सेल इंसुलिन का, डेल्टा सेल सोमैटोस्टेटिन का, और एफ सेल जो है वो पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करवाएंगे। ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवाएगा, और हेपेटोसाइट सेल्स के ऊपर एक्ट करता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल देगा। सेकेंड वन इज इंसुलिन, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, ब्लड प्लाज्मा से ग्लूकोज को विड्रॉ करके और ग्लाइकोजेनेसिस करवा देता है, यानी कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा देगा। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन एनाबोलिज्म के लिए और फैट एनाबोलिज्म के लिए, यानी कि अमाइनो एसिड को प्रोटीन में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड्स को लिपिड में कन्वर्ट करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन होता है तो ब्लड में कंडीशन क्या हो जाएगी, हाइपर ग्लाइसेमिक, और उस कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। सोमैटोस्टेटिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का रोल जो है वो जीआई ट्रैक्ट के अंदर है, फूड के एब्जॉर्प्शन को रोकता है सोमैटोस्टेटिन, इसके साथ साथ रेगुलेट करता है अल्फा और बीटा सेल के सिक्रेशन को, जबकि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड जो है वो पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को रोकता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में उसका भी रोल है, लेकिन ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को एनहांस करेगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोले तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ना, तो ये ग्लाइकोजन को जब ग्लूकोज में तोड़ेगा तो ब्लड के ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो हमने लिखा है ना ये पॉइंट अभी पहले, कौन कौन से हार्मोन लिखे, डायबिटोजेनिक, ग्लूकागॉन, ग्रोथ हार्मोन, कॉर्टिसोल, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड एंड थायरॉक्सिन। डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन, लॉस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ग्लाइकोसूरिया कंडीशन, एक्सेसिव यूरिनेशन, लॉस ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव थर्स्ट कंडीशन को पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस दो तरह की होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस एंड नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस इज टाइप 2। अब टाइप 1 जो है वो अर्ली एज में होती है, बेसिकली बिफोर 40 इयर्स। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, यहाँ पर बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, ठीक है, और फेटल हाई लेवल होगा कीटोनिक बॉडीज का। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे जुवेनाइल डायबिटीज कहते हैं, और ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है जिसमें बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन एंटीबॉडीज कर सकती है। इंसुलिन का लेवल क्या है, लो। नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज में क्या होगा, ये ओल्ड एज में होता है, बेसिकली आफ्टर 40 इयर्स। यहाँ पर इंसुलिन का लेवल जो है वो नॉर्मल रहेगा, ठीक है। डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर हो जाएगा, इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होंगे। कीटोसिस रेजिस्टेंट डायबिटीज बोला जाता है। अब देखो, पहले केस में इंसुलिन का लेवल क्या था, कम, तो सिर्फ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म अफेक्टेड नहीं है, उसमें प्रोटीन एनाबॉलिज्म एंड फैट एनाबॉलिज्म भी अफेक्टेड है। अब इससे क्या होगा कि जो सर्कुलेटिंग अमाइनो एसिड्स हैं, सर्कुलेटिंग फैटी एसिड्स हैं, उनको तो प्रोटीन में और लिपिड में कन्वर्ट नहीं किया गया, तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि ये कीटोनिक बॉडीज ब्लड के अंदर बढ़ जाएंगी। ब्लड के अंदर बढ़ेंगी तो यूरिन में रिलीज होंगी, यूरिन में रिलीज होंगी तो एसिटोएसिटिक एसिड
बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ये दो हमने कीटोनिक बॉडीज पढ़ी एक्सक्रीशन में, जो कि डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन में एंड प्रोलॉन्ग फास्टिंग की कंडीशन में रिलीज होती है। इसलिए कहा जाता है ना कि ज्यादा समय तक भूखा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि कीटोनिक बॉडीज जब रिलीज होती हैं तो वो किडनी को डैमेज कर सकती है, और किडनी को डैमेज करेंगी, इसीलिए ऑर्गन फेलियर, किडनी फेलियर के केसेस आईजीडीएम में, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस में ज्यादा होते हैं। अब दूसरे केस में आ जाते हैं, जो कि कीटोसिस रेजिस्टेंट डायबिटीज है। इस केस में इंसुलिन का लेवल नॉर्मल है, लेकिन असल में हिपेटोसाइट पर वो रिसेप्टर नहीं है जो कि ब्लड ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवाने के लिए इसके साथ बाइंड करते हैं। जब वो बाइंड ही नहीं करेंगे तो ब्लड के ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, लेकिन कीटोन बॉडीज और प्रोटीन जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको तो इंसुलिन विड्रॉ कर सकता है आसानी से। जब उनको विड्रॉ कर सकता है तो वहां पर कीटोनिक बॉडीज ब्लड में नहीं होंगी, यूरिन से पास नहीं होंगी, किडनी अफेक्टेड नहीं होगी। विच वन इज मोर डेंजरस? टाइप 1। टाइप 1 इज मोर डेंजरस। ठीक है, नॉन इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस जो है वो ओबेसिटी इसका रीजन हो सकता है, और मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज कहा जाता है इसको। इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों ही पॉलीपेप्टाइडल हैं। इंसुलिन को किसने डिस्कवर किया? फ्रेडरिक शेंगर ने। हाँ कि ना? 84 अमाइनो एसिड से बना हुआ है, 3 चेन होती है। एक्टिव फॉर्म जो होती है वो 51 अमाइनो एसिड में रहती है। बायोटेक में है, ये याद करना पड़ेगा। ह्यूमिलिन है, क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करोगे? तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना बेटा। साइंटिस्ट की बात कर रही है? हाँ, तो एनसीईआरटी में है फ्रेडरिक शेंगर का फोटो। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल किसने डिस्कवर किया? तो एनसीईआरटी पढ़ती हो ना? अभी 2 दिन पहले पढ़ाया मैंने तुम्हें। अल्फोंसो कोटाई। अल्फोंसो कोटाई, ये एनसीईआरटी में लिखा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल्स। बाद में भाई का इधर दिमाग चला। ठीक है, चलो। अरे नाराज हो गया लगता है ये तो। भाई कर ले कलेक्ट। चलिए, नेक्स्ट वन इज पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड जो है वो डॉर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में प्रेजेंट होती है, अटैच टू द एपिथैलेमस बाय पीनियल स्टॉक। पीनियल स्टॉक की हेल्प से जुड़ी होती है। स्मॉल राउंडेड एंड रेड कलर्ड होगा ये। पीनियल बॉडी दैट इज सेंसिटिव टू लाइट। पीनियल बॉडी सबसे पहले कहां पर आई? सबसे पहले थर्ड आई ऑफ फ्रॉग पीनियल ग्लैंड को कहा गया। पीनियल बॉडी वहां पर प्रेजेंट। एक फ्रॉग के क्वेश्चन गलत होने से क्या हुआ? आज तक फ्रॉग ही फ्रॉग दिमाग में चल रहा है। चलो, देन आफ्टर क्या फंक्शंस हैं इसके मेलाटोनिन के? बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, बॉडी पिगमेंटेशन को एनहांस करेगा, मेटाबॉलिज्म, डिफेंस कैपेबिलिटीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करेगा, और 24 आवर्स सर्केडियन रिदम को मेंटेन करता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हमने पहले पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी में गिवन है ये। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा, वैसे कर लिया होगा आप लोगों ने पहले ही। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी पिगमेंटेशन, सर्केडियन रिदम, डिफेंस कैपेबिलिटीज, पिगमेंटेशन लिखा हुआ है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करता है। अदर रोल ऑफ मेलेटोनिन जिस पर क्वेश्चन आता है, एफएसएच एलएच को अपोज करता है, ये वर्किंग ऑफ गॉनेड्स को अफेक्ट करता है बेसिकली। लाइट इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो मेलेटोनिन का सिक्रेशन जो है वो कम होगा। ब्लाइंड पीपल के अंदर प्यूबर्टी प्रायर देन नॉर्मल आती है, जिसको हम प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहते हैं।
दैट इज कॉल्ड प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। अब इसको समझाने के लिए ये एक क्वेश्चन है, ए बी एंड सी करके ऐसा एक क्वेश्चन पहले पूछा गया था। तो 3 केस हैं, पहला केस है नॉर्मल, दूसरा भी केस नॉर्मल है और तीसरा केस है ब्लाइंड पर्सन। एक बच्चा जो पूरे दिन खेलता है और एक बच्चा जो दिन के समय ज्यादातर टाइम सोता रहता है, किसके अंदर प्यूबर्टी पहले आएगी? दिन के समय में सोते हैं। बस यही आप गलती कर गए। अजम्पशंस को देखो ध्यान से। देखो मेलेटोनिन जो है, मान लो, मतलब ऐसा होता नहीं है कि इतना ही है, मान लो कि 100 मिलीग्राम पर डे सीक्रेट होता है, ठीक है, मेलेटोनिन। तो पर आवर ऑन एन एवरेज कितना सीक्रेट हुआ? 4.16, ठीक है। अब अगर इसका लेवल 5 मिलीग्राम पर आवर हुआ तो इतना लेवल FSH-LH को अपोज कर देगा। क्या कर देगा? FSH-LH को अपोज कर देगा। अब इसमें द वेरी फर्स्ट वन कंडीशन, पहला अगर आप देखेंगे तो जिस पार्ट में रेड कलर से ये जालीदार बनाया गया है, ठीक है, उतना पार्ट डे लाइट है, ठीक है। पहले केस में 12 घंटे डे लाइट रहती है। 12 घंटे का डे लाइट यानी कि पूरे दिन खेलता है वो 12 आवर्स के लिए। तो 12 आवर्स जब खेलता है तो लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है, तो मेलेटोनिन का सिक्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। चलो यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि 12 घंटे के लिए जो सिक्रेशन हुआ वो 1 मिलीग्राम पर आवर हुआ। तो 12 घंटे में कितना सिक्रेशन हुआ? 12। टोटल पूरे दिन में कितना सिक्रेशन होना है? 100। तो 100 में से 12 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग इज 88 मिलीग्राम रिमेनिंग 12 आवर में, मतलब रिमेनिंग 12 आवर्स के अंदर अब सिक्रेट होगा। तो अप्रोक्सीमेटली दैट इज समवट 7 मिलीग्राम के आसपास आएगा। 7.33 मिलीग्राम पर आवर सिक्रेट होगा, करेक्ट। यानी कि 12 घंटे अपोज कर रहा है। ये कितना टाइम अपोज कर रहा है? 12 घंटे। अब दूसरे केस में आ जाता है, नॉर्मल पर्सन का सेकंड केस। एक बच्चा जो 6 घंटे ही लाइट इंटेंसिटी में रहता है, ठीक है। अगर 6 आवर्स रहेगा तो 6 आवर्स रहेगा तो 94 मिलीग्राम बच गया। 6 घंटे में कितना सिक्रेट हुआ? 6 मिलीग्राम। अब रिमेनिंग 94 कितने टाइम में सिक्रेट होगा? 18 आवर्स में। 18 से 24 ही होते हैं, तेरे दिन अलग होगी क्या? नहीं, वो रात में 12 वो 6 दिन के भी तो हुए है ना। 12 और 6 18। तो 18, 94 डिवाइडेड बाय 18 तो अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 5.22 आएगा, ठीक है। 5 मिलीग्राम से ज्यादा हो गया। अपोज कितने टाइम रहा? 18 घंटे। 18 आवर्स अपोज रहा। पहले केस में कितना अपोज था? 12 घंटे। तीसरा केस नॉर्मल है, ठीक है, 4.16 पर आवर, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन है, लाइट का कोई रोल नहीं है उसके अंदर, ठीक है। जिसमें 4.16 पर आवर है वहां पर अपोज ही नहीं है, वहां पर अपोज ही नहीं है, तो अर्लियर प्यूबर्टी हो जाएगी, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हो जाएगी। दूसरे केस में देखो कितने घंटे अपोज है? 18। और पहले केस में 12, यानी कि पहले केस में 6 घंटे कम अपोज है। आफ्टर 4 डेज एक दिन कम अपोज हो गया। 4 दिन के बाद एक दिन कम हो गया ना दूसरे केस से। 8 दिन के बाद 2 दिन कम हो गया, हाँ कि ना। अब पूरे साल में आप इस तरह से काउंट कर लो तो किस में प्रिकॉशियस प्यूबर्टी आएगी? ए में कि बी में? किस में प्यूबर्टी पहले आएगी? जो बच्चा पूरे दिन खेलता है या जो बच्चा पूरे दिन सोता है? जो पूरे दिन खेलता है, क्योंकि उसमें अपोज कम समय के लिए हो रहा है। अपोज कम समय के लिए हो रहा है। जिसमें अपोज ज्यादा समय के लिए हो रहा है उसमें प्यूबर्टी डिले होगी। क्लियर है कि नहीं बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। बोलो भाई। यस सर।
चलो, जिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा, इसको एक आसान भाषा में समझा देते हैं। ड्यू टू द लाइट मेटाबॉलिकली कैल्शियम आयन का डिपोजिशन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन सैंड। मान लो कि आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम के अंदर मान लो कि आप पीनियल ग्लैंड के अंदर बैठे हैं, ठीक है। अब लाइट अगर आ रही है तो इसके एक हिस्से में सैंड का डिपोजिशन होना शुरू हो गया, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो सिक्रेशन बढ़ाएगा कि घटाएगा? कम हो गया ना। पहले इतना हिस्सा मान लो पूरे रूम में इससे सिक्रेशन हो रहा था, अब वो 75% से सिक्रेशन हो रहा है, अब वो 50% से सिक्रेशन हो रहा है। अब जो बच्चा पूरे दिन लाइट में रहेगा उसके वहां पर सैंड का डिपोजिशन ज्यादा होगा, मेलेटोनिन का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मेलेटोनिन का लेवल कम होगा तो क्या होगा? FSH LH को अपोज नहीं होगा, FSH LH को अपोज नहीं होगा तो प्यूबर्टी अटेन हो जाएगी। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है इस चीज को समझने के लिए, आसान है। ऊपर वाला क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो बच्चा पूरे दिन खेलता है वहां पर प्यूबर्टी आने के अर्ली चांसेस। हाँ जी बेटा, अब किसको नहीं समझ में आया है वो पूछ लीजिए दोबारा से। बोलो भाई, एनीवन, कोई भी स्टूडेंट जिसे समझ में ना आया हो। आदित्य पाठक नहीं बैठा पल्ले, चल तो समझा। अगर वो लाइट में कोई बच्चा अगर लाइट में रहेगा तो उसमें ब्रेन नहीं, ये नहीं, पहले वाला क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट नहीं आया ना। सिंपल सी बात है, एक बच्चा जिसमें 12 घंटे अपोज हो रहा है, ठीक है, और एक बच्चा जिसमें 18 घंटे अपोज हो रहा है। अब मान ले कि पार्थ जो तेरे से आगे बैठा है, इसको मैं 12 घंटे इस गेट से बाहर ना जाने दूं, ठीक है। इस गेट से बाहर जो है दैट इज अ कंडीशन कि वहां पर प्यूबर्टी खड़ी है, एज, प्यूबर्टी एज। इसको मैं 12 घंटे रोक रहा हूँ, तेरे को मैं 18 घंटे रोक रहा हूँ। बता कि इसमें प्यूबर्टी पहले आएगी? इसमें आएगी ना। तो अब जो बच्चा 12 घंटे खेल रहा है उसमें अपोज 12 घंटे ही हुआ, 12 घंटे के बाद वो बाहर चला जाएगा, प्यूबर्टी अटेन हो गई। जो बच्चा 6 घंटे खेल रहा है और 18 घंटे सो रहा है तो उस केस में क्या होगा? वो बाद में बाहर जाएगा तो उसमें प्यूबर्टी डिले होगी। इतनी सी बात थी, पर वो क्वेश्चन में इस तरह से घुमा के पूछा गया, उसको समझ में नहीं आया कि ए पहले कि बी बाद में कि सी पहले। हाँ, कंसेंट एक्चुअली वो क्वेश्चन ही इस तरह से पूछा गया था, ठीक है। कोई याद करके आया तो क्वेश्चन को वहां से एम्स के एग्जाम में से वो ऐसे कैसे उसने मेरे को सुना दिया, मैंने लिख लिया। गलत बता दिया। क्या गलत बता दिया? क्वेश्चन तो सही है ना, उसने क्वेश्चन बता दिया, हमने अब उसके बेसिस पे क्वेश्चन बना लिया। आइडिया नहीं लगाया, उसने जैसे बताया कि सर ऐसे ऐसे दिया गया था ABC 3 गोले बना के दिखा दिए, सर ये बताओ इसमें किसमें आएगी पहले, तो उसने आंसर थोड़ी ना बताया हमें। तो इसमें पूछा गया था कि ऑर्डर बताना है किसमें पहले आएगी, तो C A B, यही तो होता। जो बीच वाला था वो B था, पहले वाला A था, लास्ट वाला C था, तो CAB हुआ कि नहीं हुआ? एक मिनट, क्लियर है भाई सभी को? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। यस सर।
चलिए, then after come to the next, thymus gland. Thymus gland एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होता है, लॉब्यूलर है स्ट्रक्चर में, और बिटवीन द लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, वेंट्रल साइड ऑफ आयोर्टा, ठीक है, प्रेजेंट होगा। मेजर रोल है इसका इम्यून सिस्टम को डेवलप करने में, और टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन करवाता है ये। इसे ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट भी कहा जाता है, थ्रोन ऑफ इम्यूनिटी भी कहा जाता है इसको। पेप्टाइडल हार्मोन का सिक्रेशन करेगा थायमोसिन का ये, जो कि डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट में हेल्प करते हैं। एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी और एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यून सिस्टम को बनाने में हेल्प करते हैं। विद द एज रिड्यूस करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ठीक है। रिड्यूस इन ओल्ड एज ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ थायमस ग्लैंड, इफेक्ट आएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, रिडक्शन इन इम्यूनिटी एंड वीक इम्यून सिस्टम इन ओल्ड एज। इस चीज को समझाने के लिए मैंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया यहाँ पर, ठीक है। ग्रोथ एंड टाइम, ठीक है। 0 to 3 की एज में साइज सबसे स्मॉल होगा, 15 to 35 की एज में मैक्सिमम ग्रोथ होगी, एंड देन आफ्टर दैट रिड्यूसेस। 50 to 60 की एज में पहुंचते पहुंचते वो रिड्यूस कर जाता है। रिड्यूस करेगा तो टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन भी घटेगी, और टी लिम्फोसाइट की मैच्योरेशन घटेगी तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। स्ट्रक्चर इसका पोमग्रेनेट की तरह होता है, अनार की तरह दिखाई देता है, ठीक है। असल में यहाँ पर ये एक लार्ज, यहाँ पर ये एक लार्ज लोब की तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। लोब के अंदर छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, जो साइड में ग्रीन कलर से डायग्राम बना है, ठीक है। और लोब्यूल्स किसकी वजह से अलग हुए होते हैं, सेप्टम की वजह से। जैसे कि अगर हम हार्ट की बात करें, हार्ट में हम ये कहते हैं कि शुरुआत में सिंगल ट्यूब बनी, डेवलपमेंट में एक ट्यूब दूसरी ट्यूब के साथ आकर जुड़ गई, फ्यूज कर गई। तो असल में पहले एक ट्यूब बनी इस तरह से, क्या हो गया इसको, बिना टच करे चल रहा है। सिंपल है, ऐसे ही समझ लो। मान लो कि एक ट्यूब बनी, उस ट्यूब से आगे जब दूसरी ट्यूब अटैच करेगी तो ये जो बीच का स्पेस है इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम बोलेंगे, हाँ कि ना। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। आउटर मोस्ट लेयर जो कैप्सूल का है वो आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में यहाँ पर ये फाइब्रस टिश्यू बीच में इलोंगेट कर गया, तो इसने किसकी फॉर्मेशन कर दी, सेप्टम की फॉर्मेशन कर दी। अब यहाँ पर दो रीजन है, आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, इनर रीजन इज मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर थायमोसाइट सेल्स जो होती हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती हैं, एंड दे सीक्रेट थायमोसिन, पेप्टाइडल हार्मोन। इसके अलावा मेडुला रीजन में अगर आप आएंगे तो एपिथेलियल बॉल की शेप ले लेती हैं, जिसको हम बोलते हैं हसल्स कॉर्पस, ठीक है। बॉल्स ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। अलोंग विद दैट बी लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस भी यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, और ब्लड वेसल्स की सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्लियर? कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम गोनेड्स, अदर ग्लैंड्स एंड मैकेनिज्म। आज की फाइल का पासवर्ड रहेगा, क्या रहेगा भाई, एक मिनट, नाइन वन। चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है बेटा।
चाहे हाइपोथायराइडिज्म है चाहे